अब हम अध्याय 5 में पीएच स्केल को देखते हैं। अम्ल व क्षार की सामर्थ्य मापने के लिए वैज्ञानिक सोरेनसन ने पीएच स्केल बनाई। सोरेनसन वैज्ञानिक ने एक पीएच स्केल का निर्माण किया। इस स्केल के माध्यम से हम अम्ल की या क्षार की ताकत को माप सकते हैं, उसकी सामर्थ्य को माप सकते हैं कि कोई अम्ल कितना प्रबल है या दुर्बल है, क्षार है तो कितना प्रबल है या दुर्बल है, उसकी सामर्थ्य क्या है, वो इस स्केल के द्वारा हम माप सकते हैं। यहाँ पी का मतलब होता है, पीएच में 2 अक्षर आ रहे हैं। पी अक्षर का मतलब होता है, पीएच जर्मन शब्द है पुंसास, उसका पहला अक्षर लिया गया है पी और उसका अर्थ होता है शक्ति। अर्थात पुंसास का मतलब होता है शक्ति, और वैसे अपने अंग्रेजी में भी होती है पावर। पावर में भी पहला अक्षर पी आता है, उसका मतलब भी शक्ति होता है। तो पुंसास जर्मन शब्द से दिया गया है पी अक्षर, जिसका मतलब है शक्ति। और एच जो अक्षर है वो है हाइड्रोजन आयन को व्यक्त कर रहा है। तो हाइड्रोजन आयनों की शक्ति, पीएच स्केल हम क्या बताएगा, हाइड्रोजन आयनों की शक्ति कम है या ज्यादा है, उसके आधार पे हम पता लगा लेंगे कि विलयन किस प्रकार का है। पीएच की परिभाषा, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक जो लोगरिथम है उसको हम पीएच कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पीएच आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता एच आयनों की, एच प्लस आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच मान उतना ही कम होगा। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्यादा होगी तो पीएच मान कम होगा। जैसे हम यहां पर लेते हैं, ये जैसे पीएच स्केल का एक छोटा सा चित्र बना दिया, पीएच स्केल का चित्र। अब देखते हैं पीएच स्केल होता है, उस पे 0 से लेकर के 14 अंक लिखे होते हैं, 0 से लेकर के 14, और बीच में है अंक 7। अब 7 जिसका पीएच मान आता है जिस विलयन का, वह विलयन होता है उदासीन। उस विलयन को उदासीन कहेंगे। जैसे शुद्ध जल, वो उसका पीएच मान 7 आता है, वो क्या नाम, वो उदासीन है, अर्थात न अम्लीय है न क्षारीय है। अब अगर 7 से कम पीएच मान आता है तो यहां पर देखो, अगर पीएच मान 7 से कम आ रहा है, ये कॉलम एच आयनों को व्यक्त कर रहा है, तो 7 से जैसे कम आते जाएंगे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती जा रही है और पीएच मान घटता जा रहा है। इधर आएंगे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो पीएच मान से इधर घट रहा है और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ रही है। तो जितना पीएच मान कम होगा उतना ही विलयन ज्यादा अम्लीय होगा। ये उदासीन विलयन, फिर हल्का अम्लीय, फिर और अम्लीय होता होता और यहाँ पर प्रबल अम्लीय हो जाएगा। इसका इधर करें तो 7 से जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, 8, 9, 10, 7 से ऊपर बढ़ते हैं तो विलयन क्षारीय हो जाता है। क्यों कि अब एच आयन की तुलना में OH आयन की सांद्रता बढ़ रही है और H आयन की सांद्रता घट रही है। जब OH आयन की सांद्रता बढ़ती है हाइड्रोजन आयन की तुलना में तो विलयन क्षारीय होता चला जाता है। और 14 पर जो जिसका पीएच मान आ रहा है वो अति प्रबल क्षारीय पदार्थ होगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार। और अगर 7 जिसका पीएच आ रहा है तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की मात्रा या संख्या बराबर है, अतः विलयन उदासीन है। जैसे पीएच 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, पीएच 7 है तो विलयन उदासीन होगा, पीएच 7 से अधिक है और 14 तक है तो विलयन क्षारीय होगा। तो अब हम पीएच का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग हो सकता है, कुछ उपयोग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका क्या महत्व है दैनिक जीवन में। जैसे उदर में अम्लता, उदर कहते हैं हमारे पेट को। पेट में एक अम्ल बनता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये पाचन क्रिया में सहायक है। हमारे जो पेट में जो अम्ल बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो भोजन को पचाने में काम आता है, उसमें सहायता करता है। अतः इसकी आवश्यकता तो होती है, लेकिन कई बार क्या होता है, गलत खान पान से या तली भुनी चीजें अधिक खाने से या अधिक मात्रा में भोजन करने से जब इसकी मात्रा, अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो अम्लता रोग हो जाता है। अम्लता रोग की पहचान क्या होगी कि इस रोग में
पेट में जलन व दर्द होने लगता है। हल्का हल्का दर्द, तेज दर्द नहीं होगा बल्कि हल्का हल्का दर्द होता रहेगा घंटों तक, और पेट में जलन रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि अम्लता रोग है। इसके उपाय क्या है? इसका कोई बड़ा उपाय नहीं है, छोटे उपाय से ही काम चल जाता है। किसी दुर्बल अम्ल, जैसे कि यहाँ पर ले लिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मेडिकल की दुकान में मिल जाती है ये दवाइयाँ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एक प्रकार का क्षार है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको पानी में मिला करके एक दो ढक्कन लेने से अम्ल की मात्रा को ये उदासीन कर देगा। चूंकि हम जानते हैं कि क्षार अम्ल को उदासीन करता है, अम्ल क्षार को उदासीन करता है, अतः ये क्षार अम्ल की अतिरिक्त मात्रा को उदासीन कर देगा और रोग से छुटकारा मिल जाएगा। अब दूसरा एक और लेते हैं, नंबर 2 लेते हैं दंत क्षय। दंत क्षय यानी दांतों का क्षय होना, दांतों का रोग है। भोजन के बाद दांतों में भोजन के कण लगे रह जाते हैं। यदि ठीक से मुंह को साफ नहीं किया गया तो जीवाणु या बैक्टीरिया, जीवाणु इन भोजन के कणों को सड़ाकर अम्ल बना देते हैं। अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। यह अम्ल हमारे दांतों के इनेमल कहते दांतों के ऊपर की परत, दांतों के ऊपर एक परत होती है, वो होता है दांतों का इनेमल। तो दांतों की इनेमल का क्षय करने लगता है। जिसे दंत क्षय कहते हैं। दंत क्षय कहते हैं। इस कारण कई बार हमें हमारे दांतों में दर्द भी होने लगता है। अतः क्षारीय मंजन का उपयोग करके दांतों से अम्ल को उदासीन किया जा सकता है। यानी अक्सर हम दिन में सुबह उठकर तो मंजन कर लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, रात को जब खाना खाते हैं उसके बाद कोई ब्रश नहीं करते, चाय वगैरह पीते हैं या चॉकलेट टॉफी आदि मीठी चीजें खाते हैं तो हम मुंह को साफ नहीं करते हैं, तो वो चीजें हमारे दांतों में लगी रह जाती हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो हर जगह मौजूद होते हैं, वायुमंडल में भी हैं, जल में भी हैं, भोजन में भी हैं, अच्छे भी बैक्टीरिया हैं, बुरे बैक्टीरिया भी हैं। तो वो क्या करते हैं, ये जो मुंह के अंदर मीठा लगा रह जाता है या भोजन के कण होते हैं उनको सड़ाने लगते हैं, जिससे एक अम्ल पैदा हो जाता है, अम्ल उत्पन्न हो जाता है। ये अम्ल हमारे दांतों का जो इनेमल है, दंत इनेमल, दांतों का इनेमल, दांतों की पॉलिश उसको नष्ट कर देता है। फिर दांतों में ठंडे गर्म
पदार्थों का सेवन करने से दर्द होने लगता है, कई बार असहनीय दर्द हो जाता है, इस तरह दर्द से हो जाता है, दांत गलने लगते हैं, कई व्यक्तियों के दांत समय से पहले ही गल जाते हैं। अतः हमें उपाय क्या करना चाहिए, किसी क्षारीय मंजन का उपयोग करना चाहिए। अब अगला लेते हैं अम्लीय वर्षा। अब तीसरा एक और आता है उपयोग अम्ल वर्षा, यानी वायु प्रदूषण। आप हम जानते हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वायु में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, ये वर्षा के जल के साथ घुल जाते हैं। ऊपरी आकाश में ही वर्षा का जो जल होता है उसमें ये ऑक्साइड मिल जाते हैं। तो कार्बन की ऑक्साइड घुल गई तो कार्बनिक अम्लों का निर्माण कर दिया, सल्फर की ऑक्साइड घुल गई तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं, नाइट्रोजन की ऑक्साइड अगर वर्षा के जल में घुल गई तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। और ये अम्ल वर्षा के जल के साथ में जब बरसता है तो उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी ये जो अम्ल के रूप में अम्लीय जल धरती पर गिरने को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा से हानियां क्या होती हैं, ऐतिहासिक इमारतों, पेड़ पौधों, जलीय जीवों आदि को हानि होती है। जैसे अपने ताजमहल है, ऐतिहासिक इमारत है, अम्लीय वर्षा होने से उसके संगमरमर के पत्थर में कटाव आना शुरू हो गया है। जलीय जीव जो समुद्र में, नदियों में पाए जाते हैं, झीलों में पाए जाते हैं, उनमें जो अम्लीय पानी जाता है तो वो भी नष्ट होने लगते हैं, मरने लगते हैं। पेड़ पौधों को भी अम्लीय वर्षा से हानि होती है। अतः इसके रोकने के क्या उपाय हैं, हमें वायु प्रदूषण को कम करना चाहिए, यानी वायु के जो प्रदूषक है उनको घटाना चाहिए, उसके उपाय करेंगे। चौथी बात आती है कीटों का डंक। आपने हमने खूब देखा है कि मधुमक्खी, चींटी या मकोड़े हमें काट लेते हैं या डंक मार देते हैं तो हमें जलन होती है, दर्द होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके डंक में फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल। और ये अम्ल बड़ा तीखा होता है, इसका पीएच मान कुछ कम होता है और जैसे हमारी त्वचा में वो डंक मारते हैं इस अम्ल के कारण हमारी त्वचा में जलन या दर्द का अनुभव हमें होता है और असहनीय पीड़ा होती है। अतः उसका उपाय हम क्या करें, इन कीटों के डंक मारने पर हमारी त्वचा में यह अम्ल दर्द जलन पैदा करता है। उपाय, किसी क्षारीय पदार्थ जैसे कि बेकिंग सोडा, घरों में जो खाने का सोडा होता है वो पानी में मिला करके और थोड़ा सा उस स्थान पर हम मल लेंगे, लगा लेंगे तो ये जो क्षारीय पदार्थ है ये अम्ल को उदासीन कर देगा और इससे हम उदासीन हो जाएगा और हमें आराम मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं लोहा रगड़ने से भी आराम मिलता है, तो लोहा एक धातु है, धातु क्षारीय प्रकृति की होती है, तो उसमें भी एक वैज्ञानिक तथ्य है कि धातुओं के लोहे को रगड़ने से भी हमें आराम मिलेगा, क्योंकि वो एक धातु है और धातु क्षारीय प्रकृति की होती है। हमें तो अम्ल को उदासीन करना है। और पांचवा अंतिम आता है इसका मृदा का पीएच। किसान खेतों की मिट्टी की समय समय पर जांच करवाते हैं जांच केंद्रों पर, तो मिट्टी की जांच में क्या करवाते हैं, वो जो जांच केंद्र वाले होते हैं वो इसकी पीएच मान को जांचते हैं कि आपकी खेत की मिट्टी की पीएच मान कितनी है। फिर वो उपाय बताते हैं, वो बताते हैं कि इस पीएच मान में कौन सी फसल ज्यादा अच्छी होगी, या तो फसल का नाम बताएंगे या फिर वो अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरी फसल बोएंगे तो वो पीएच मान को घटाने बढ़ाने के उपाय भी बताते हैं। अगर पीएच मान कम है तो इसका मतलब मिट्टी अम्लीय है, उसके पीएच मान बढ़ाने के लिए उसमें कोई क्षारीय पदार्थ, चूना आदि, जिप्सम आदि मिलाना पड़ता है। अगर क्षारीय कोई मिट्टी है तो उसमें कोई अम्लीय पदार्थ मिला करके उसको बराबर करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम इनको बराबर करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। नीचे दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक एक एक करके जो अपने सिलेबस में है उन यौगिकों का अध्ययन करेंगे। किस टाइप के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं कि जैसे कोई यौगिक का सूत्र पूछ दिया, प्राप्त करने की विधि पूछ दी, अभिक्रिया का समीकरण पूछ दिया या उपयोग पूछ लिए, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र है NaCl, ये इसका सूत्र है। इसे साधारण नमक भी कहते हैं, जो हमारे घरों में नमक होता है ये वही पदार्थ है।
और प्राप्त करने की विधि क्या है? समुद्रों से, खारी नदियों से, झीलों से इनके जल को सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की धूप में इसके जल का वाष्पीकरण करते हैं, तो जो अतिरिक्त जल है वो तो उड़ जाता है और नमक शेष रह जाता है। नमक प्राप्त किया जाता है इससे, वाष्पीकरण से। ये वाष्पीकरण विधि काम में ली जाती है। लेकिन इस प्रकार से जो नमक प्राप्त होता है उसमें अन्य लवण भी घुले होते हैं, उन लवणों की भी अशुद्धियां होती हैं, जैसे MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ये मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड भी अशुद्धि के रूप में इसमें मिले होते हैं, अतः इनको दूर करना जरूरी है। अब शुद्ध कैसे करेंगे? शुद्ध नमक प्राप्त करना। इस अशुद्ध नमक का असंतृप्त विलयन, इसका एक असंतृप्त विलयन बनाएंगे और इसका एक संतृप्त विलयन बनाएंगे और बड़ी बड़ी टंकियों में इसको भर लेंगे। और भरने के बाद में इसमें HCl गैस यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस इस संतृप्त विलयन में प्रवाहित करेंगे। तो क्या होगा? अशुद्धियां होती हैं वो क्रिया करके और टैंकों के पेंदे में जमा हो जाती हैं, और शुद्ध नमक होता है वो अवक्षेपित होकर ऊपर आ जाता है, इसके अवक्षेप को प्राप्त कर लिया जाता है और सुखा दिया जाता है। इस प्रकार से हम शुद्ध नमक प्राप्त कर लेते हैं। गुण क्या है? आप नमक के बारे में जानते हैं, कैसे रंग का होता है? ये सफेद रंग का होता है। यह श्वेत रंग का ठोस पदार्थ है। एक तो ये गुण होगा इसका। दूसरा, ये जल में विलय है, जल में घोलने में घुल जाता है। तो दो ही इसके जो गुण हैं वो काफी हैं। और भी गुण है इसके। और NaCl के उपयोग क्या है? हम दो उपयोग पढ़ेंगे। इसका उपयोग साधारण नमक के रूप में भोजन में किया जाता है। एक तो घरों में भोजन में मिला करके इसको खाते हैं, एक उपयोग। और दूसरा, खाद्य पदार्थ जैसे कि अचार आदि के परिरक्षण में इसको उपयोग करते हैं। अचार में अगर नमक की मात्रा ज्यादा डाल देंगे तो जल्दी से खराब नहीं होगा, अर्थात सूक्ष्म जीव इस पर हमला नहीं करेंगे, उस चीज को खराब नहीं करेंगे, यानी परिरक्षक का काम भी करता है। फिलहाल हम दो गुण, दो उपयोग पढ़ रहे हैं, बाद में इनके और भी उपयोग गुण पढ़ लेंगे।